हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम स्टूडेंट्स सीबीएसई सैम्पल पेपर फर्स्ट जा रहे हैं। ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का है, ओसवाल पेपर से लिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल टू पी टू द पावर क्यू क्यू टू द पावर 4 एंड बी इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू टू द पावर क्यू where p and q are prime numbers if SCF AB equal to p to the power m q to the power n and LCM AB equal to p to the power q to the power s, then m plus n r plus s वाट। तो स्टूडेंट्स कहना है कि ए बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है और बी का भी वैल्यू दिया हुआ है। और कहता है पी और क्यू दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। यानी यहाँ पर पी है और क्यू है, यहाँ भी पी क्यू है, दोनों प्राइम नंबर है। पी प्राइम नंबर हम जानते हैं, चाहे तो वो 1 से डिवाइड होगा या फिर अपने आप से डिवाइड होगा, है ना। तो ये पी और क्यू वैसा प्राइम नंबर है। अब ए बी का एचसीएफ दिया हुआ है इतना और ए बी का एलसीएम भी दिया हुआ है इतना दिया हुआ है। तो एम प्लस एन और आर प्लस एस का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा करते हैं, एम और एन यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं और ये आर प्लस एस इससे हम वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे बनेगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन का दो पार्ट है, दो पार्ट में बात करते हैं। पहले एलसीएम एस सी एफ ये और दूसरा एलसीएम, ये दो पार्ट। तो पहला पार्ट लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये मेरा गिवन है, एस सी एफ ए बी का वैल्यू ये गिवन है। अब एस सी एफ हम बात करेंगे, ए बी का एस सी एफ होता क्या है। चूँकि एक तरफ वैल्यू ये है और दूसरा इसका ए बी जब गिवन है तो यहाँ से हम एस सी एफ निकाल लेंगे। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है पी क्यू क्यू 4 और है बी का वैल्यू पी स्क्वायर क्यू क्यू। यहाँ से आप एस सी एफ निकाल सकते हैं। किसका एस सी एफ, ए और बी का एस सी एफ। तो ये क्या होगा, पी स्क्वायर और क्यू टू द पावर क्यू। ये आई होप आपको जानते होंगे एस सी एफ निकालने के लिए। यदि नहीं जानते होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको सिखा देंगे एस सी एफ एल सी एम कैसे निकाला जाता है। तो हो गया पी टू द पावर एम और क्यू टू द पावर एन। आपको ये भी पता होगा इक्वल टू है, दोनों साइड सेम क्वांटिटी है तो इसका पावर भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पर पी है, यहाँ भी पी है और मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो ये इसका पावर भी सेम होगा। यानी एम इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एम का जो वैल्यू होगा वो होगा 3। उसी प्रकार से यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, सॉरी ये एम इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। चूँकि यहाँ पर एम पी का पावर एम है और पी का पावर 2 है, तो एम का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। उसी प्रकार से देखिएगा, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है और इसका पावर भी क्या होगा, सेम ही होगा। जब क्यू दोनों में सेम है तो ये भी पावर से हुआ। यहाँ पर एन का वैल्यू क्या होगा, एन इक्वल टू 3 हो गया। ये हमको एम और एन वैल्यू निकल गया जो कि हमको चाहिए था। उसी प्रकार आर और एस का निकालेंगे कैसे, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो इस प्रकार से एलसीएम ए बी का देखेंगे, जिस प्रकार से एस सी एफ ए भी देखे थे, अब एलसीएम ए बी ये दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है और ये ए और बी का वैल्यू पता है कि ये दिया हुआ है, तो यहाँ से हम जिस प्रकार से एस सी एफ निकाले थे एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, पी टू द पावर क्यू और क्यू टू द पावर 4। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हो गया आपका एलसीएम ऑफ ए बी पी क्यू और क्यू 4 इक्वल टू पी टू द पावर आर और क्यू टू द पावर एस। अब देखिए दोनों तरफ सेम क्वांटिटी है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से ऊपर से किए थे, आर का वैल्यू हो जाएगा 3 और एस का वैल्यू हो जाएगा 4। अब बढ़ते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या है कि दिया आपको पूछ रहा है कि एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस का वैल्यू क्या होगा। तो हमको दोनों पता है, एम और एन का वैल्यू पता है। एम का वैल्यू क्या है, 2 प्लस एन का वैल्यू कितना है, 3 ऊपर मिला है। फिर आर और एस का भी वैल्यू पता है, कितना है, 3 प्लस 4। अब ब्रैकेट का काम पहले होता है, क्या होगा, ये 5 हो गया, 3 to 5 इंटू 3 4 जा कितना हो गया, 3 और 5 4 कितना हो गया, 7 5 जा कितना होगा, 35। अब देखिए ऑप्शन में 35 इसमें है, तो ऑप्शन में मेरा ये सी नंबर में है 35। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स सी, आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है लेट पी बी अ प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर्स ऑफ पी इज। कहता है पी एक प्राइम नंबर है और पी हम जानते हैं जब प्राइम नंबर है तो चाहे तो पी से डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा, इसके सिवा किससे डिवाइड नहीं होगा। अब कहता है कि ये जो है
इस जो सारी इक्वेशन है उसमें बताइए कि इसके लिए भी जब प्राइम नंबर है और वो फैक्टर्स है पी का, तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, पी के जब फैक्टर है तो पी होगा और दूसरा वन होगा, क्योंकि पी प्राइम नंबर है, इसके सिवाय और कोई भी नहीं होगा। और हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही रूट्स होते हैं, तो दो रूट्स मान लेते हैं। लेट एक जो रूट हुआ अल्फा, अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स या बी टू रूट्स, टू रूट्स टू रूट्स टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है, चूंकि एक नंबर क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू हम सपोज कीजिए पी है और बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू वन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पी प्राइम नंबर है, तो ये जो है उसका फैक्टर्स है पी का, तो पी और वन दो ही हो सकता है, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। चूँकि पी लेंगे, टू लेंगे, थ्री लेंगे, यानी पी जो है किसी से डिवाइड हो जाए तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो पी के साथ क्या होगा, वन ही होगा। अब हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने के लिए जो फार्मूला होते हैं क्या होता है, तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है सम ऑफ रूट्स, यानी कि लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस क्या हो गया, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम मेरा अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दिया रहे तो इस फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्स के टर्म में इसलिए लिखे चूँकि ये क्वेश्चन का जो आंसर है एक्स के टर्म में है, यही क्वेश्चन का आंसर वाई में रहता तो एक्स की जगह हो जाता, हर जगह वाई हो जाता। यदि यही टर्म जेड के टर्म होता तो एक्स की जगह क्या हो जाता, जेड हो जाता। तो इस तरह से लिखेंगे। अब इसका जो वैल्यू है जहाँ जहाँ उसको रख देंगे अल्फा और बीटा जो मेरा रूट्स है, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का वैल्यू क्या है पी प्लस बीटा का वैल्यू क्या है तो वन इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी पी इंटू वन इक्वल टू जीरो। इसको और एक स्टेप बढ़ा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस वन इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स अब हमको देखना है कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हम देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर बी ही ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या होगा, बी होगा। स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री पी एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा देन पी इज। कहता है अल्फा बीटा जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इस क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है, तो पी का वैल्यू क्या होगा। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको कंपेयर हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, तो लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन एज किसके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो सीधी सी बात है कंपेयर जब कर दिए तो एक्स स्क्वायर है, एक्स है और ये सी के जगह क्या है उसको देखना है। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पी है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए है, यानी कि यहाँ से ए का वैल्यू हो गया पी। उसी प्रकार से बी का वैल्यू क्या होगा, -2, बी का वैल्यू हो गया -2 एंड सी का वैल्यू क्या होगा, तो सी का वैल्यू होगा 3p। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये निकल गया। अब हमको जानना है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको अल्फा और बीटा से इंडिकेट किया है। देयरफॉर, है ना, यह अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। हम लोग जानते हैं सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a, तो -b/a। अब -b का वैल्यू कितना है, -b की जगह कितना है, -2 और ए क्या है मेरा p। यहाँ प्लस माइनस में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या है, माइनस तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर b का वैल्यू आखिर क्या है ना, तो माइनस में तो माइनस देना होगा।
तो अब देखिए माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा प्लस, यानी 2 हो गया पी। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है ये दोनों आपस में सेम है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे फिर इसका वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हो गया सी/ए। सी का वैल्यू कितना है? तो ये है 3p। अच्छा, ए का वैल्यू कितना है? तो ए का वैल्यू है p। अब आ जाइए अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि अल्फा प्लस बीटा है ना इक्वल टू है अल्फा इंटू बीटा। ये गिवन है, ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरा क्या है? p/2/p। तो हो गया 2/p इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 3p/p। अब क्या होगा, हमको चाहिए कि वैल्यू p का, तो ये p तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म है। तो वैल्यू हो गया आपका 2 = 3p। अच्छा, 3p, तो p का वैल्यू चाहिए p, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, यानी कि 2/3 = हो जाएगा p। या फिर जब 2/3 = p है तो हम कह सकते हैं कि p = 2/3, सीधी बात है। तो अब देखना है p का वैल्यू आ गया 2/3। 2/3 है किस में? तो यहाँ पर देखिए p का वैल्यू 2/3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + y = 1 and 2k - 1 into x plus k - 1 into y equal to 2k + 1 इज इनकन्सिस्टेंट, देन k का इज इक्वल टू। कहता है कि दो इक्वेशन दिया है, एक तो इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। तो कहता है कि आप k का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, हम पहले इसको भी कंपेयर करेंगे क्योंकि दो इक्वेशन है। ये है, इसका जो आगे में इसको a1 कहेंगे, इसके आगे जो है कोफिशिएंट उसको b1 कहेंगे, ये कांस्टेंट टर्म को c1। अच्छा, ये प्लस है, इधर क्या होगा माइनस में। दूसरी बात, एस का कोफिशिएंट ये पूरा कहलाएगा a2, ये पूरा का पूरा कहलाएगा b2 और ये पूरा कहलाएगा c2, ठीक है। तो हम पहले लिख देते हैं वैसे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन एज, इतना हो गया। चूँकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम लिखते हैं a1 का वैल्यू क्या होगा, b1 का वैल्यू क्या होगा और c1 का वैल्यू क्या होगा। फिर लिखेंगे a2 का वैल्यू क्या होगा, b2 का वैल्यू क्या होगा और c2 का वैल्यू क्या होगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला इक्वेशन जो होगा उसमें हम a1 b1 c1 देखेंगे, दूसरा इक्वेशन में a2 b2 और c2 देखेंगे। तो यहाँ पे है मेरा a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू क्या है 1 और c1 का वैल्यू +1 है, इधर आएगा तो क्या होगा -1। फिर a2 का वैल्यू क्या होगा 2k - 1, पूरा का पूरा जो x का कोफिशिएंट होगा वो कहलाएगा a2। फिर y का जो पूरा टर्म जो y का कोफिशिएंट होगा वो कहलाएगा b2, यानी कि k - 1। और ये पूरे का पूरे टर्म क्या है, x और y को छोड़ के जो कोफिशिएंट नहीं है वो टोटल का टोटल कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। ये आपका हो गया 2k - 1, ये क्या हो गया कांस्टेंट टर्म हो गया। सॉरी, ये 2k + 1 है, लेकिन यही चीज़ ये जो है ये इधर ले आएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। स्टूडेंट्स वैल्यू हो जाएगा -2k + 1। अब कहता है इनकन्सिस्टेंट। इनकन्सिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या होगा आपको पता होगा कि दो लाइन का तीन ही कंडीशन होता है। चाहे तो दोनों लाइन को आप कितना प्रोड्यूस कीजिए वो कहीं पे कटेगा नहीं, तो उसको बोलते हैं पैरेलल्स। दूसरा कंडीशन ये है कि दो लाइन है एक दूसरे पे क्या हो जाएगा इंटरसेक्ट कर जाएगा, ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स या फिर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तीसरा ही एक लाइन ये है, दूसरा लाइन इसी पे होता है, एक के ऊपर एक होता है, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। कहने का मतलब ये है कि तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन में जो वैल्यू आता है, वैल्यू जिसका निकलना संभव है ना, एक्स का कहा जाए या फिर वाई का कहा जाए, जो वहाँ पे को ये
वेरिएबल रहेगा, उसका जो वैल्यू कम से कम निकलेगा, एक भी निकल जाएगा तो वो कहलाता है कंसिस्टेंट, और यदि वैल्यू ना निकले तो वो कहलाता है इनकंसिस्टेंट। ये फिगर में ही देखिए स्टूडेंट, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसका एक वैल्यू है। अब ये दोनों लाइन हर जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, बहुत जगह कर रहा है, तो इसका मतलब इसका बहुत सारा वैल्यू निकलेगा, बहुत सारा सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर इसका भी सोल्यूशन संभव है, इसका भी है, लेकिन ये कहीं भी मीट नहीं करता है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब यहाँ का सोल्यूशन संभव नहीं है। तो मिला जुला के ये दोनों को दोनों कंसिस्टेंट कहलाएगा और ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट यही कहलाएगा, तो इसका कंडीशन क्या है लिख देंगे, कंडीशन 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 फॉर इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अच्छा, इनकंसिस्टेंट का जो कंडीशन होगा वो पैरेलल लाइन का कंडीशन होगा। वो क्या है, वो होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये पैरेलल लाइन के कंडीशन है, पहले समान बाद में अंतर, समानांतर, तो हो गया आपका पैरेलल लाइन्स। अब वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट्स। A1 का वैल्यू हमको देखिए क्या है 3, फिर आइए A2 की वैल्यू क्या है तो 2 की -1, फिर आ जाइए B1 का वैल्यू क्या है 1 और B2 की वैल्यू क्या है कि -1 इज नॉट इक्वल टू C1 का वैल्यू क्या है तो C1 का है -1। ऊपर में देखिए C2 का वैल्यू क्या है तो -2 की +1। अच्छा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पूरे टर्म के लिए ये माइनस है, ये माइनस है, कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल टू नहीं है तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इक्वल टू है उससे मेरा वैल्यू निकल जाएगा। क्या होगा 3/2 के -1 इक्वल टू 1/k -1, ये हो गया। अब क्या है स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, होगा 3k -3 इक्वल टू 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो चेंज नहीं होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2k -1। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, k का जो लेफ्ट साइड रखेंगे बाद में कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड, तो 3k ये प्लस है, इधर क्या होगा -2k इक्वल टू ये माइनस है, उधर जा क्या होगा +3 -1। वैल्यू हो गया आपका k इक्वल टू 2। अब देखना है k का वैल्यू 2 कहाँ पे है, तो k का वैल्यू देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट्स, -1 0 1 और 2। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा डी होगा। अब आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, आई होप। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि इफ़ द vertices ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन ऑर्डर आर पी, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 3,4, Q -2, 3 और R का कोऑर्डिनेट है -3, -2, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स SR। कहता है एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम हम बनाते हैं स्टूडेंट्स, कहता है ऑर्डर में दिया हुआ है। ऑर्डर कहने का मतलब है P होगा, उसके बाद Q होगा, उसके बाद R होगा, उसके बाद S होगा, मतलब जैसे तैसे लिखना नहीं है। अब लिखते हैं P। अच्छा, ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे P है, Q R S और यहाँ पे पैरेलल वैसा कुछ दिया नहीं है, तो होगा P Q किसी प्रकार से लिख दीजिए, वैसा कोई कंडीशन लगाया नहीं है, नहीं तो यहाँ पर दे सकता था कौन किसके पैरेलल है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ऑर्डर वैसा ही लिखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ नहीं, हम जिसे इच्छा होगा लिख सकते हैं। अब ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, ओ पे। अब ध्यान देना है PQRS, P का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 और 4, Q का दिया है -2 और 3, R का दिया हुआ है -3 और -2 और S का पता नहीं है, कुछ भी लिख दीजिए X और Y। स्टूडेंट्स याद रखना चाहिए कि ये जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये डायगोनल जो है ये QS PR को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, इस जो इधर होगा वो इधर होगा, है ना। उसी प्रकार से ये जो डायगोनल है ये भी इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि ये जितना होगा वो इतना होगा, ये है। तो साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट है,
चाहे आप डायगोनल्स इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, जिधर मन करना है उधर से लीजिए, लेकिन ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो चेंज नहीं होगा, जहाँ है वहीं रहेगा। इसलिए हम बात करेंगे कि इसका जो डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होगा और इसका मिड पॉइंट होगा, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन, हालांकि 1 मार्क्स का है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, डायगोनल 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 ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है एक दूसरे को। तो क्या है, साथ ही साथ हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट, पी आर ये जो होगा इक्वल होगा किसका, तो ये इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट इक्वल होगा। तो फिर लिखेंगे कोऑर्डिनेट है ना, ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू या क्यू एस क्यू। ठीक है, आते हैं मिड पॉइंट निकलता किसे है, जिसे हमको इसका मिड पॉइंट निकालना है तो एक्स एक्सिस दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार बाद में y लिखते हैं तो y वाला भी दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार से इसको भी इसके आगे वाला और इसके आगे वाला दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। ये इसका भी ये दोनों पीछे वाला को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ये निकल जाएगा मिड पॉइंट, इधर के लिए भी और इधर के लिए भी। तो पी आर का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो इसके आगे 3 है और इसके आगे -3 है। तो लिखेंगे 3 प्लस -3, 3 और -3 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ये हो गया x, y यानी कि बाद वाला के लिए 4 और ये क्या है मेरा -2। तो 4 है और -2 है तो हो जाएगा 4 प्लस हो गया आपका -2 बाई क्या होगा, तो ये होगा 2। ये हो गया, साथ ही साथ हम उधर भी वैसे ही होगा, किसके लिए, एस और क्यू के लिए। क्या होगा, ये एस एक्स प्लस -2 बाई क्या होगा 2, और दूसरा क्या है y प्लस 3/2, ये हो गया। अब कैलकुलेट कीजिए, ये हो गया 3 - 3, ये क्या होगा 0, 0/2 क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और ये 4 - 2 क्या होगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 1। ठीक है, उसी प्रकार अब x, ये प्लस और माइनस माइनस होगा x -2 बाई क्या होगा 2, फिर को होगा y प्लस 3/2। अब कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये इसका x वाला और इसका x वाला दोनों जब इक्वल क्वांटिटी है तो इसका x सेम होगा और इसका y सेम होगा। x एक्सिस और y एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। तो लिखेंगे हेंस या देयरफॉर क्या होगा कि x -2/2 = हो जाएगा 0, और दूसरी बात क्या होगा y प्लस 3/2 = क्या होगा 1। वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा x -2 = क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, उसी प्रकार से इसको करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हो जाएगा y प्लस 3 = 2। अब क्या हो गया, y का जो वैल्यू हुआ वो हो जाएगा 2 - 3 = क्या होगा -1, यानी कि द रिक्वायर्ड देयरफॉर द रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ कौन सा पॉइंट एस = हो जाएगा, एस का कोऑर्डिनेट क्या मिला, एक्स के जगह में हो गया 2, बाद में पहले एक्स लिखा था बाद में वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा -1। अब देखना है 2 और -1 कहाँ पे है, तो 2 और -1 ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन नंबर सी में है। सी को गौर कीजिए, ये है 2 - 1, यानी कि इसका आंसर जो हो गया, आंसर क्या हो गया, तो सी हो गया, आंसर सी। तो आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स।
और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप को ये चैनल अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर कीजिए, जिससे कि सभी की प्रिपरेशन हो सके। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये ओसवाल के साथ अरिहंत और उसके बाद एडू कार्ड का सैम्पल पेपर को मैं सोल्व करूँगा। तब तक आप लोग बने रहिए और जो ही अपडेट आती है आपको मैं देते रहूँगा लगातार। बहुत ही जल्द आपको तीनों जो सैम्पल पेपर आई है तीनों राइटर का हम बहुत ही जल्द करवा देंगे। तब तक जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है तब तक से आप प्रिपरेशन में बने रहिए, अपने से करते रहिए और इंतज़ार कीजिए नए वीडियो का। मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।